सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है जम्मू कश्मीर में, और अगर हम पूरे इंडिया की बात करें तो ये 5वीं सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है। डॉक्टर करण सिंह जैसे पॉलिटिकल स्टालवार्ट हैं, उन्होंने रिप्रेजेंट किया, तो इसलिए जम्मू कश्मीर की 5 में से सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंसी मैं मानता हूँ कि उधमपुर डोडा लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है। 7 महीने के बाद इलेक्शन होने वाले हैं, उनको जीता जाए उसके लिए जो रणनीति है, स्ट्रैटेजी है, हर किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से शुरू हो गई है। इस कॉन्स्टिट्यूंसी को जो रिप्रेजेंट करता है आदमी, अगर वह रोज एक गांव भी कवर करे तो वो अपने 5 साल के टेन्योर में पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी कवर नहीं कर पाता। बड़ी यूनिक कॉन्स्टिट्यूंसी, बड़ी टफ कॉन्स्टिट्यूंसी है, शायद मुझे लगता है टफेस्ट ऑफ द टफ कॉन्स्टिट्यूंसी पूरे भारत में होगी। पॉपुलेशन रेशो है वो अजीब कॉन्स्टिट्यूंसी, अजीब तरह की कॉन्स्टिट्यूंसी, और बड़ी मतलब मजेदार कॉन्स्टिट्यूंसी है। यहाँ पे चुनाव भी बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। तो इस कॉन्स्टिट्यूंसी की पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस इतनी ज़बरदस्त है पूरे इंडिया में कि यहाँ से जो भी जीत के आया है वो यूनियन कैबिनेट में ज़्यादातर वो शामिल हुए हैं। तीन बड़े जो पॉलिटिकल स्टालवार्ट हैं, उनका पॉलिटिकल जो फ्यूचर है वो स्टेक पे है। तो आने वाले चुनाव में बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखना कि क्या वकार रसूल वानी अपनी नेटिव कॉन्स्टिट्यूंसी और बीजेपी से छीन सकते हैं। क्या डॉक्टर जतेंद्र सिंह जो लगातार 2 बार यहाँ से MP बन के जीते हैं, क्या वो अपना दबदबा कायम रखेंगे। जहाँ गुलाम नबी आज़ाद जिन्होंने एक नया एक्सपेरिमेंट किया नई पार्टी बना के, क्या वो यहाँ से चुनाव लड़ते हैं, क्या वो टेस्ट करेंगे कि मेरी कितनी पॉपुलैरिटी है। ये कॉन्स्टिट्यूंसी बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ फाइट होगी। नाज़रीन आदाब, नमस्कार। जैसे कि आप सबको पता है कि 2024 के लोकसभा इलेक्शंस में अब बहुत कम टाइम रह गया है। इनफैक्ट सिर्फ 7 महीने रह गए हैं इस चुनावी दंगल में, और इसके चलते सभी पॉलिटिकल पार्टीज अब चुनावी मूड में दाखिल हुई है और हर कोई पॉलिटिकल पार्टी अब इस तैयारी में है। तैयारियां उनकी ज़ोरों से चल रही हैं इलेक्शन रिलेटेड, और हर कोई पॉलिटिकल पार्टी अब ये कोशिश में लगी है कि किस तरह से जब 7 महीने के बाद इलेक्शन होने वाले हैं उनको जीता जाए। उसके लिए जो रणनीति है, स्ट्रैटेजी है, हर किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से शुरू हो गई है। और इसी के चलते हमने भी न्यूज़ 18 JKLH पे एक नया प्रोग्राम शुरू किया है, किस्सा कुर्सी का। इस प्रोग्राम के तहत हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुँचे इस प्रोग्राम के तहत उस कॉन्स्टिट्यूंसी के मुतलिक। तो ये हमारी कोशिश होगी, और इसीलिए किस्सा कुर्सी का जो पहला प्रोग्राम है वो हम उधमपुर डोडा कठुआ कॉन्स्टिट्यूंसी का कर रहे हैं, जिसमें हम इस कॉन्स्टिट्यूंसी के मुतलिक बहुत सारे मालूमात लोगों तक पहुँचाएँगे, नाज़रीन तक पहुँचाएँगे कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी की अहमियत क्या है, सियासी तौर पर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, और किस तरह से वोटिंग परसेंटेज रहा, और उस पॉलिटिकल पार्टी ने ज़्यादा वहाँ पे अब तक जीत हासिल की, और आगे जो 2024 में इलेक्शंस होने वाले हैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी में कौन सी पार्टी आगे रह सकती है, या जो रुझान है वो क्या बोलते हैं, लोगों का मूड क्या बोलता है, और कौन सी पार्टी 2024 की बाजी फिर एक बार वहाँ से मार सकती है। उधमपुर लोकसभा सीट जम्मू कश्मीर की 5 लोकसभा सीटों में से एक सीट है। देश की कुल 543 सीटों में भी इसका नंबर 5वां है, और क्षेत्रफल के हिसाब से भी ये देश की 5वीं सबसे बड़ी लोकसभा सीट है, जहां इतिहास पर भूगोल भारी पड़ता है। बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है जम्मू कश्मीर में, और अगर हम पूरे इंडिया की बात करें तो ये 5वीं सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है। इसकी टोपोग्राफी देखें तो ज़बरदस्त टोपोग्राफी है, पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी भी है, प्लेन है, सबसे ज़्यादा पहाड़ी है। अगर चिनाब एरिया की बात करें तो वो पहाड़ी इलाका है। इस तरह रियासी हो, गूल हो, बानिहाल, रामबन, ये भी पहाड़ी इलाके हैं। और सबसे बड़ी बात है कि
पूरा अगर हम लखनपुर से लेकर बानहाल से लेकर कश्तवाड़ तक देखें तो बॉर्डर भी इससे मिलता है, पाकिस्तान भी मिलता है, और भी कंट्रीज इसके साथ टच करती है। तो एक यूनिक किस्म की जो है कॉन्स्टिट्यूंसी है। हिमालय की तराई में पड़ता है उधमपुर लोकसभा क्षेत्र का 20,230 किलोमीटर का इलाका। इस लोकसभा सीट का क्षेत्रफल इजराइल देश के बराबर है और 24 लाख से ज्यादा की आबादी न्यू मैक्सिको से ज्यादा है। उधमपुर सीट का इलाका 18 विधानसभा सीटें 5 जिलों तक फैला है। वो जिले हैं किश्तवाड़, रामबन, कठुआ, डोडा और उधमपुर। ये बड़ी यूनिक कॉन्स्टिट्यूंसी है। अगर मैं ये एक मतलब कहता हूँ कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी को जो रिप्रेजेंट करता आदमी, अगर वह रोज एक गांव भी कवर करे तो वो अपने 5 साल के टेन्योर में पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी कवर नहीं कर पाता। बड़ी यूनिक कॉन्स्टिट्यूंसी है, बड़ी टफ कॉन्स्टिट्यूंसी है। शायद मुझे लगता है टफेस्ट ऑफ द टफ कॉन्स्टिट्यूंसी पूरे भारत में होगी, जो इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है। मतलब इसकी टोपोग्राफी अजीब तरह की टोपोग्राफी है। यहाँ में मुझे लगता है 50 से ज़्यादा तो लोग डायलेक्ट अलग अलग होंगे। लैंग्वेज इतनी ज़्यादा है, जो हम पाकिस्तान के साथ लगते हैं, जो बॉर्डर हैं वहाँ पे लोग पंजाबी बोलते हैं। उसके बाद आगे आप आ जाइए कठुआ में, वहाँ पे डोगरी और पंजाबी का मिक्स है। ऊपर पहाड़ों में बनी बसोली में आ जाइए, वहाँ टिपिकल डोगरी है। थोड़ा मछेड़ी वगैरह में जाइए, मछेड़ी वगैरह में जाइए, वहाँ कश्मीरी और डोगरी का मिक्स है। फिर भद्रवाही लैंग्वेज है, सिराजी है, पाडरी है, कश्मीरी है। मतलब अजीब, मतलब बड़ी यूनिक कॉन्स्टिट्यूंसी है। एक मिनी इंडिया है एक तरह का। आजादी के बाद देश में लोकसभा का पहला चुनाव 1951-52 में हुआ और जम्मू कश्मीर में पहला आम चुनाव 1957 में हुआ। लेकिन यहां लोकसभा के प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत 1967 से हुई। हालांकि उससे पहले 1957 से 1967 तक इंद्रजीत मल्होत्रा उधमपुर से सांसद रहे। उन्हें विधानसभा ने प्रतिनिधि चुनकर उधमपुर से संसद भेजा था। 1967 के पहले चुनाव में कांग्रेस के GS ब्रिगेडियर जीतकर संसद पहुंचे और उसी साल हुए उपचुनाव में कांग्रेस के कर्ण सिंह कांग्रेस से सांसद बने। 1967 से 2019 तक कुल 13 चुनाव में 7 बार कांग्रेस की जीत हुई, 5 बार बीजेपी और 1 बार दूसरे दल के उम्मीदवार को जीत हासिल हुई। कांग्रेस से कर्ण सिंह और बीजेपी से चमन लाल गुप्ता सबसे ज्यादा 3 बार सांसद रहे। 2014 से लगातार बीजेपी के डॉक्टर जितेंद्र सिंह इस सीट से जीत रहे हैं। कश्मीर के पूरे इतिहास की बात करें तो जम्मू कश्मीर में एक श्रीनगर जो लोकसभा सीट है और जो उधमपुर डोडा सीट है, उसको उधमपुर कठुआ भी कहते हैं, उधमपुर डोडा कठुआ भी कहते हैं। ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल सिचुएशन में एक वीआईपी कॉन्स्टिट्यूंसी रही है। इसको डॉक्टर करण सिंह जैसे पॉलिटिकल स्टालवार्ट हैं, उन्होंने रिप्रेजेंट किया। तो इसलिए जम्मू कश्मीर की 5 में से सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंसी मैं मानता हूँ कि उधमपुर डोडा लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है। और इसका जोग्राफिकल अगर एरिया देखें, इस कॉन्स्टिट्यूंसी की बॉर्डर देखें तो ये बड़ी यूनिक कॉन्स्टिट्यूंसी है। मुझे लगता है देश में जो 3-4 यूनिक कॉन्स्टिट्यूंसी हैं उनमें उधमपुर डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी यूनिक कॉन्स्टिट्यूंसी है। टोपोग्राफी, डेमोग्राफी, इसकी जो पॉपुलेशन रेशो है वो अजीब कॉन्स्टिट्यूंसी है, अजीब तरह की कॉन्स्टिट्यूंसी और बड़ी मतलब मज़ेदार कॉन्स्टिट्यूंसी है। यहाँ पे चुनाव भी बड़े इंटरेस्टिंग होते रहे। 2024 में इस सीट पर कड़ा और दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष विकार रसूल वानी और अपनी पार्टी बना चुके पूर्व सीएम गुलाम नबी आजाद के भी इस बार यहां से मैदान में उतरने की अटकलें तेज हैं। ये तो हुआ इस कॉन्स्टिट्यूंसी का बैकग्राउंड क्या था और क्या इसकी टोपोग्राफी के बारे में इस रिपोर्ट में हमने जानने की कोशिश की। किस तरह का वोटिंग परसेंटेज रहा है, किस पार्टी को इतनी बार इसमें सफलता मिली है। लेकिन अब जो नेक्स्ट रिपोर्ट हम दिखाएंगे, इस रिपोर्ट में हम इस कॉन्स्टिट्यूंसी जो उधमपुर डोडा कठुआ कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसकी सियासी अहमियत के बारे में बात करेंगे। इसका पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है।
उधमपुर लोकसभा सीट 1957 में अस्तित्व में आई, जहां पहला चुनाव 10 साल बाद 1967 में हुआ। तब से लेकर अब तक ये सीट यहां से चुनी गई हस्तियों और चुनावी नतीजों की वजह से देश की सबसे चर्चित सीटों में से एक रही है, जिनमें सबसे बड़ा नाम है महाराजा हरि सिंह के पुत्र कर्ण सिंह का, जो हरि सिंह के उत्तराधिकारी होने के साथ साथ 18 सालों से जम्मू कश्मीर के निर्वाचित सदर रियासत के पद पर भी रहे। करण सिंह जी ने 4 बार रिप्रेजेंट किया इस कॉन्स्टिट्यूंसी को। और सबसे इम्पोर्टेंट बात बताऊं कि जब करण सिंह ने तीन बार इस कॉन्स्टिट्यूंसी को एक पहली बार तो नॉमिनेटेड रहे, 2 बार एज ए कांग्रेस मेंबर रिप्रेजेंट किया, और चौथी बार जब वो बने तो उसमें कांग्रेस अर्स के लोकसभा मेंबर थे। एक कांग्रेस अर्स बनी थी जब इंदिरा गांधी और देवराज अर्स के बीच में कुछ डिफरेंसेस हो गए, तो शायद पूरे हिंदुस्तान में वो एक ही मेंबर थे कांग्रेस लोकसभा के, जो कांग्रेस यू के मेंबर थे, और उधमपुर से थे। 1984 में कर्ण सिंह उधमपुर सीट से नहीं लड़े। कांग्रेस ने यहां से गिरधारी लाल डोगरा को मैदान में उतारा, जिन्होंने पैंथर्स पार्टी के नेता भीम सिंह को शिकस्त देकर बड़ी जीत हासिल की। 1989 के चुनाव में कांग्रेस ने धर्मपाल को मैदान में उतारा, जिन्होंने 39.8% वोट हासिल कर उधमपुर में कांग्रेस का कब्जा बरकरार रखा। 1991 में आतंकवाद के चलते जम्मू कश्मीर में लोकसभा के चुनाव नहीं हुए, और फिर जब 1996 में चुनाव हुए तो जनता ने आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाने वाली बीजेपी के नेता प्रोफेसर चमन लाल गुप्ता को चुना। 1998 के चुनाव में भी बीजेपी के चमन लाल गुप्ता की जीत हुई। 2004 और 2009 में कांग्रेस के चौधरी लाल सिंह को उधमपुर से जीत हासिल हुई, तो 2014 और 2019 में बीजेपी के डॉक्टर जितेंद्र सिंह को यहां से जीत मिली, जो अभी केंद्र सरकार के सबसे कद्दावर मंत्रियों में से एक हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह भी है कि चाहे डॉक्टर करण सिंह हो, चाहे प्रोफेसर चमनलाल गुप्ता हो या डॉक्टर जितेंद्र सिंह हो, तीनों यहाँ से जब जीत के गए हैं तो वो यूनियन कैबिनेट में उनको जगह मिली है। तो इस कॉन्स्टिट्यूंसी की पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस इतनी ज़बरदस्त है पूरे इंडिया में कि यहाँ से जो भी जीत के आया है वो यूनियन कैबिनेट में ज़्यादातर वो शामिल हुए हैं, लाल सिंह चौधरी लाल सिंह को छोड़ के। 96 में पहली बार यहाँ से प्रोफेसर चमनलाल गुप्ता बने। बीजेपी की 13 दिन की सरकार थी, और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि वो सरकार बनने के बाद लोकसभा मेंबर बने। सरकार बन के सरकार गिर गई, लेकिन बाद में बीजेपी के लोकसभा मेंबर बने, क्योंकि यहाँ चुनाव डिले हुआ था। तो जब 98 में जब वो चुनाव बने तो फिर उनको मंत्री बनाया गया। करण सिंह जी ने जब इस कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट किया, वो भी केंद्र में मंत्री रहे, वो यूनियन टूरिज्म मिनिस्टर भी रहे। उसके बाद जब अपने प्रोफेसर चमनलाल गुप्ता जो बीजेपी के कैंडिडेट थे, वो जब बने तो वो भी उनको केंद्र में काम करने का मौका मिला। वो 98 में पहली बार बने जब 13 महीने की सरकार थी भाजपा की। उसके बाद 99 में जब दोबारा इलेक्शन हुए, मिड टर्म पोल हुए, तब वो बने, तब वो केंद्र में इंपॉर्टेंट पोजीशन पर रहे, वो यूनियन मिनिस्टर ऑफ डिफेंस भी रहे। तो उसके बाद अब जब 2014 में जब बीजेपी दोबारा सत्ता में आई तो पहली बार यहाँ से लोकसभा चुनाव जीते डॉक्टर जितेंद्र सिंह, और उनको भी मंत्री पद मिला। वो 2014 से लेकर आज तक 2019 तक वो केंद्र में मंत्री हैं। पीएमओ में MOS 2 बार जीतने के बावजूद 2 बार उनको मंत्री बनाया गया। तो ये केंद्र भी, जो सेंटर में जो गवर्नमेंट है, वो भी रियलाइज़ करती है कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी की, लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी की कितनी इंपॉर्टेंस है। इसलिए जो भी यहाँ से जीता उसको, मतलब 3 लोगों को तो कम से कम रिप्रेजेंटेशन मिली। उधमपुर लोकसभा सीट के तहत जो 6 जिले आते हैं, उनमें से 4 जिलों में मुस्लिम आबादी तो 2 जिलों में हिंदू वोटर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। रामबन जिले में 70.68%, किश्तवाड़ में 57.75%, डोडा जिले में 53.82%, रियासी जिले में 49.66% आबादी मुस्लिम वोटर्स की है। वहीं उधमपुर जिले में 88.12% और कठुआ में 87.16% आबादी हिंदुओं की है। कभी कांग्रेस का किला कहे जाने वाला उधमपुर अब बीजेपी का गढ़ कहा जाने लगा है। मगर क्या 2024 में बीजेपी के जितेंद्र सिंह यहां से जीत की हैट्रिक लगा पाएंगे? क्योंकि कांग्रेस जहां अपने प्रदेश अध्यक्ष वकार रसूल को मैदान में उतार सकती है, तो वहीं
गुलाम नबी आजाद के लिए भी उधमपुर अपनी नई पार्टी की ताकत दिखाने के लिए सबसे मुफीद सीट मानी जा रही है। आने वाले चुनाव में ये कॉन्स्टिट्यूंसी एक बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्स्टिट्यूंसी होगी। इसलिए इंटरेस्टिंग होगी कि एक तरफ तो इस कॉन्स्टिट्यूंसी को डॉक्टर जितेंद्र सिंह रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो केंद्र में मंत्री हैं पिछले 9 सालों से, 9.5 सालों से। दूसरा, इस कॉन्स्टिट्यूंसी में बनिहाल एक पार्ट है। बनिहाल जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जो हैं वकार रसूल वानी, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है। वकार रसूल वानी का भी जो क्रेडिबिलिटी है स्टेक पे है इस चुनाव में, और जितेंद्र सिंह की क्रेडिबिलिटी भी स्टेक पे है। गुलाम नबी आज़ाद जो रहने वाले हैं मतलब भद्रवा के, वो भी इसी एरिया के, क्या जो उनकी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी अगर लोकसभा का चुनाव लड़ती है तो गुलाम नबी आज़ाद उनका भी सब कुछ स्टेक पे है। इसलिए मुझे लगता है ये कॉन्स्टिट्यूंसी पूरे जम्मू कश्मीर में सबसे इंटरेस्टिंग यहाँ पे फाइट होगी। तीन बड़े जो पॉलिटिकल स्टालवार्ट हैं उनका पॉलिटिकल जो फ्यूचर है वो स्टेक पे है। तो आने वाले चुनाव में बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखना कि क्या वकार रसूल वानी अपनी नेटिव कॉन्स्टिट्यूंसी है वो बीजेपी से छीन सकते हैं। क्या डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो लगातार 2 बार यहाँ से एमपी बन के जीते हैं, क्या वो अपना दबदबा कायम रखेंगे। जहाँ गुलाम नबी आज़ाद जिन्होंने एक नया एक्सपेरिमेंट किया, नई पार्टी बना के, क्या वो यहाँ से चुनाव लड़ते हैं, क्या वो टेस्ट करेंगे कि मेरी कितनी पॉपुलैरिटी है। ये कॉन्स्टिट्यूंसी बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ फाइट होगी। जब तक यहाँ से कर्ण सिंह जीतते रहे तब तक यहाँ के वोटरों को राजा का वफादार समझा जाता रहा। फिर कांग्रेस के दूसरे उम्मीदवार की भी जीत हुई तो वोटरों को कांग्रेस परस्त कहा जाने लगा। लेकिन मुस्लिम बहुल इस सीट से बीजेपी के उम्मीदवार को भी 5 बार जिताकर यहाँ के वोटर्स ने ये साबित किया कि राजनीति में उनके लिए किसी का चेहरा या धर्म नहीं बल्कि मुद्दे मायने रखते हैं। अब तक के नतीजे बताते हैं कि जो उम्मीदवार यहाँ के मैदान में बढ़त हासिल करता है वही मैदान मार पाता है। अगर डॉक्टर करण सिंह की बात करें तो अगर हम इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें कहते हैं कि डॉक्टर करण सिंह की पर्सनैलिटी के कारण उनको काफ़ी वोट मिला। अगर वो कांग्रेस अर्स के सीट पे चुनाव जीत सकते हैं वो उधमपुर डोडा सीट से, तो उनकी पर्सनैलिटी का इम्पैक्ट था। लेकिन उसके बाद मुझे नहीं लगता कि कोई पर्सनैलिटी ओरिएंटेड इलेक्शन हुए। अगर पर्सनैलिटी ओरिएंटेड इलेक्शन होते तो 2014 में यहाँ से गुलाम नबी आज़ाद चुनाव नहीं हारते। अगर ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड जो पिछले 4-5 इलेक्शंस में हम देख रहे हैं, जो पढ़ा है हमने, जो उधमपुर डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी जो प्लेन्स हैं, जो कठुआ डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे वोटिंग ट्रेंड बहुत ज़्यादा होता है। वहाँ जो कठुआ से वोट लेके जाता है कैंडिडेट, मैक्सिमम वोट, वो आगे पहाड़ों तक पहुँचते उसकी अगर लीड मेंटेन रहती है वो चुनाव जीत जाता है। 2004 में अगर वो देखें तो चौधरी लाल सिंह ने कठुआ प्लेन्स में काफ़ी वोट लिया और वो पहाड़ों तक पहुँचते वो उनकी लीड मेंटेन रही, वो जीत गए। 2009 में भी ये हुआ क्योंकि डॉक्टर चौधरी लाल सिंह जो है कठुआ के रहने वाले, उनको कठुआ का फ़ायदा मिला। और 2014 में जब यहाँ बीजेपी की वेव चली तो सबसे ज़्यादा बीजेपी को फ़ायदा जो हुआ, जो प्लेन कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, उस समय कठुआ और हीरानगर 2 अलग-अलग कॉन्स्टिट्यूंसी थी। अब कठुआ नॉर्थ और कठुआ सेंट्रल हो गया शायद, और हीरानगर अलग कॉन्स्टिट्यूंसी हो गया। तो जो कठुआ से वोट लेगा, कठुआ डिस्ट्रिक्ट से वोट लेगा, वही इस कॉन्स्टिट्यूंसी में जीत पाएगा। बात करें पिछले 2 चुनाव की तो 2014 में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद को हराया था। 2014 में जितेंद्र सिंह को 46.8% और गुलाम नबी आजाद को 40.9% वोट मिले थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में जितेंद्र सिंह ने कांग्रेस के विक्रमादित्य सिंह को हराया। 2019 में जितेंद्र सिंह को 61.38% और विक्रमादित्य को 31.10% वोट हासिल हुए। जानकारों के मुताबिक 90 के दशक में आतंकवाद के बाद यहां वोटर्स का ध्रुवीकरण तेजी से हुआ, जिससे लोकसभा चुनाव में अब राष्ट्रीय मुद्दों पर ही यहां के वोटर वोट डालते हैं। लेकिन 2014 में जैसे आपको भी मालूम है कि देश भर में मोदी लहर चली और ये पूरा इम्पैक्ट जो है मुद्दा मोदी वर्सेस रेस्ट रहा, और इस कारण डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो राजनीति में कोई बहुत बड़े पॉलिटिशियन नहीं थे, वो नए आए थे राजनीति में, लेकिन लोगों ने उन पे विश्वास किया क्योंकि देश में मोदी प्रधानमंत्री जो उस समय बीजेपी के जो कैंडिडेट थे नरेंद्र मोदी, उनकी एक इमेज थी, लोग प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। तो मोदी कार्ड चला 2014 में। 2019 में जैसे देश में बीजेपी की फेवर में हवा थी, वही हवा यहाँ थी। मुद्दे राष्ट्रीय ही रहेंगे।
लोकल मुद्दे लोकसभा चुनाव में खास उधमपुर डोडा में इम्पैक्ट नहीं करते। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस बार उधमपुर की जनता फिर से मोदी के नाम और केंद्र सरकार के काम पर वोट देगी या फिर विपक्ष के साथ खड़ी होगी, जिसके लिए यहाँ एकजुट होकर एक उम्मीदवार खड़ा करना उतना आसान नहीं। 2024 के बारे में बात करें, जो लोकसभा के इलेक्शंस हैं, इस 2024 में बीजेपी अगर डॉक्टर जितेंद्र सिंह को उठाती है या किसी और को भी वो उठाती है, तो बीजेपी जो कैंडिडेट है उसके मुद्दे क्या रहेंगे। अगर डॉक्टर जितेंद्र सिंह तीसरी बार वहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो उन्होंने क्या ऐसा किया है अपने 10 साल के टेन्योर में, जो मोटी मोटी चीज़ें की हैं कि वो उसको बनाने की कोशिश करेंगे, या उनके फेलियर्स क्या रहेंगे जो अपोजिशन उसको उठाने की कोशिश करेगी। डॉक्टर जितेंद्र सिंह की कामयाबियाँ और नाकामियाँ वो हम एक्सपर्ट के जरिए जानने की कोशिश करेंगे, और अपोजिशन पार्टीज अगर कल चुनाव लड़ती हैं एकजुट होके तो वो कितना बड़ा थ्रेट बन सकते हैं वहाँ बीजेपी के लिए। एक तो वो, और दूसरा क्या क्या चीज़ें वो लेकर, क्या क्या मुद्दे लेकर वो आगे आ सकते हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह से जब बीते 10 सालों में उधमपुर में विकास का सवाल पूछा जाता है तो वे एक के बाद एक अपनी उपलब्धियां गिनाते हुए कहते हैं कि उधमपुर में उत्तर भारत का पहला इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क बना, देश का पहला रेलवे केबल ब्रिज अटल सेतु बना, रियासी में चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल बना, एकमात्र लोकसभा क्षेत्र जहां 3 मेडिकल कॉलेज खुले, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत देश में सबसे पहले देविका प्रोजेक्ट की शुरुआत यहीं से हुई, और भद्रवाह में लैवेंडर की खेती से देश में बैगनी क्रांति की शुरुआत हुई। मगर सवाल है कि क्या 2024 के चुनाव में बीजेपी के ये दावे उधमपुर की जनता को लुभा पाएंगे या फिर चुनाव में दूसरे मुद्दों का जोर चलेगा। और मुझे लगता है कि इस बार लोकसभा में जो 2024 में चुनाव होंगे, डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा। अभी भी मतलब उधमपुर डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी का एक बहुत बड़ा पार्ट जो है अंडर डेवलप है। रोड कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अब लोगों में अवेयरनेस पिछले 4-5 सालों में काफ़ी ज़्यादा आई है, और सोशल मीडिया, बाकी मीडिया में लोग अवेयर हुए हैं। तो मुझे लगता है इस बार डेवलपमेंट एक मुद्दा बनेगा। राष्ट्रीय मुद्दे तो बनेंगे, लेकिन डेवलपमेंट भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा। अनएम्प्लॉयमेंट होगी, और मुझे लगता है रोड कनेक्टिविटी सबसे बड़ा मुद्दा होगी इस एरिया में, क्योंकि ये जो एक पार्ट जो है इसका, जो एस्टवाई डोडा डिस्ट्रिक्ट हम जिसको कहते हैं, वहाँ पे रोड कनेक्टिविटी बहुत बड़ा मुद्दा है। डेवलपमेंट रोड वहाँ पे है ही नहीं है, लोगों को बड़ी परेशानी होती है, और लोग अब अवेयर हैं कि हमने इन इश्यूज़ के ऊपर भी वोट डालना है। और अगर प्लेन्स की बात करेंगे तो प्लेन्स में भी डेवलपमेंट, जो हमारा जो कठुआ डिस्ट्रिक्ट है जिस कॉन्स्टिट्यूंसी का प्लेन है, वहाँ भी डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर नीचे प्लेन्स के इलाके में देखें, बॉर्डर एरिया में डेवलपमेंट इतनी ज़्यादा नहीं हुई जितनी होनी चाहिए। वहीं राजनीतिक विश्लेषक सुहेल काजमी कहते हैं कि रोड के साथ साथ रेलवे कनेक्टिविटी और बेरोजगारी भी इस बार के चुनाव में बड़ा मुद्दा रहेगा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह या कोई भी भारतीय जनता पार्टी के जब इलेक्शन लड़ेगा, वो हमेशा आपसे बात करेगा रोडों की नेटवर्किंग कैसी बना दी, हमने पानी कहां कहां तक पहुंचा दिया, टनल्स कितने बना दिए। तो वो उसका इंडेवर रहेगा जो प्रोग्रेस का रोड कनेक्टिविटीज का है, वो उस पर फोकस करेंगे और वोट मांगने की कोशिश करेंगे। जहां तक अपोजिशन की बात है कि सड़कों के अलावा रोजगार खत्म हो गया जम्मू कश्मीर में, जो अपोजिशन अपोज करती रहती है, और कुछ चीजें वाजिब भी हैं कि जब ट्रेन पठानकोट आई थी तो पीछे के जो उसका डिस्ट्रिक्ट थी वहां का काम खत्म हो गया। जब ट्रेन जम्मू आई थी तो पठानकोट का काम खत्म हो गया था। जब ट्रेन कटरा चली गई और जम्मू में नहीं उसका स्टॉपेज रहा तो जम्मू का व्यापारी जो है, ट्रेड जो है, रेडी से इंडस्ट्रीज जो है, वो आज परेशान है। तो अपोजिशन तो इसी चीजों पे इलेक्शन लड़ेगी। अब कौन जीतता है कौन हारता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बीजेपी के खिलाफ विपक्ष ने देश में जो नया गठबंधन बनाया है, उसकी कोशिश यही होगी कि उधमपुर से हर हाल में विपक्ष का एक ही उम्मीदवार खड़ा हो, क्योंकि नतीजों का असर आगे होने वाले विधानसभा चुनाव पर भी पड़ेगा, और उधमपुर लोकसभा सीट के तहत विधानसभा की 18 सीटें आती हैं।
पार्लियामेंट एक ट्रेंड सेटर रहता है असेंबली इलेक्शंस के लिए, क्योंकि जैसे आप खुद ही कह रहे हैं कि 18 असेंबली सेगमेंट उसके बीच में आते हैं। कुछ लोग तो नाराज हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से, कुछ लोग छोड़ के चले जा चुके हैं, कुछ लोग जो हैं पैंथर्स पार्टी के साथ, भीम सिंह की पार्टी के साथ रहे, क्योंकि भीम सिंह भी यहाँ से इलेक्शन लड़ा है और उधमपुर से जीता है, और उनका जो भतीजा है हर्षदेव सिंह वो भी जीता है, मनकोटिया भी जीता है, तो थोड़ा बहुत वोट शेयर बैंक उनका भी वहाँ रहता है। सबसे टॉलेस्ट लीडर जो उधमपुर में थे लाला शिवचरण जी, और उनके बेटे वहाँ से जीते और मिनिस्टर बने, उनका भी एक अपना जंक ऑफ वोटर्स है जो 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 ट्रेंड सेट करता है। ये 2-4-5 चीजें हैं जो मैं समझता हूँ पार्लियामेंट के रिजल्ट के बाद असेंबली की हवा कैसी रहेगी उस पॉलिटिकल पार्टी के लिए जो इलेक्शन जीतेगी या हारेगी, दोनों के लिए ये आने वाले वक्त जो है पार्लियामेंट इलेक्शन के साथ आपको डिसाइड करके जरूर बताएंगे। इससे कुर्सी का जो प्रोग्राम है बस आज हम इतना ही इसमें बात करेंगे, और अगले जो शुमारे में हम किसी नई कॉन्स्टिट्यूंसी के जो बाकी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जो कश्मीर में पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूंसी, किसी उनमें से किसी एक कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में आपसे फिर आपके सामने पेश होंगे। तब तक मुझे और मेरे कैमरामैन साहिबा भट्ट, नारायण और पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।